नमस्कार साथियों, मैं आनंद सेवारे सहायक संचालक हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन से। और आज मैं महिलाओं के लिए चलाई जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। यह योजना राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के उद्देश्यों, लाभों और इसके क्रियान्वयन को समझेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। हम यह सीखेंगे कि किन महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, किस तरह से उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा और किस प्रकार यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप योजना की प्रक्रिया और लाभों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसका सही तरीके से प्रचार कर सकेंगे। पाठ्यक्रम सूची योजना का परिचय। इस मॉड्यूल में हम मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में जानेंगे कि यह योजना क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। योजना के उद्देश्य। इस मॉड्यूल में हम योजना के मुख्य उद्देश्यों को समझेंगे जो महिलाओं की सहायता और सशक्तिकरण के लिए हैं। योजना के लाभ। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि इस योजना से महिलाएं किस प्रकार लाभान्वित हो सकती हैं और इसके क्या प्रमुख लाभ हैं। लक्ष्य समूह। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कौन सी महिलाएं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। पात्रता। इस मॉड्यूल में हम योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को समझेंगे जिनके आधार पर महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं। प्रशिक्षण के विषय। इस मॉड्यूल में हम उन विषयों और कोर्सेज के बारे में जानेंगे जिनमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन कैसे करें। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि इस योजना में आवेदन कैसे किया जा सकता है और आवेदन प्रक्रिया क्या है। संस्था को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान कैसे किया जाएगा और इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के बारे में कि यह योजना क्या है। तो साथियों, हमारे प्रदेश में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के उनके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं एवं ऐसी कठिन परिस्थिति के लिए परिवार एवं समाज में पुनर्स्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की उनको आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से उसे जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है। निष्कर्ष ये है कि हम यह देखते हैं कि यदि कोई महिला पारिवारिक या घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उसको किन्हीं कारणों से घर से निकाल दिया जाता है अथवा उसको परिवार के लोग अपने साथ में रखना पसंद नहीं करते, उसको गुजारा खाने पीने के लिए, जीवन यापन के लिए साधन उपलब्ध नहीं कराते, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। और हम यह पाते हैं कि इन परिस्थितियों से उभरने के लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके हाथ में कोई एक ऐसा हुनर हो जिसके माध्यम से वह अपना कोई रोज़गार, कोई अपना कार्य, कोई अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें, पैसा कमा सकें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए ये योजना चलाई गई है ऐसी महिलाओं के लिए जिनको कि आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान है, जिनको कि परिवार का और घर का सहारा नहीं है। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई है। विपत्तिग्रस्त कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना जिससे वह रोजगार प्राप्त कर सकें। साथियों, जैसा कि आप
सुन पा रहे हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि सबसे पहले ऐसी महिलाओं को चिन्हित करना और चिन्हित करने के बाद में उन महिलाओं को उनके आर्थिक और सामाजिक उन्नयन हेतु महत्वपूर्ण स्थायी प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वह पूरी ताउम्र अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना रोजगार या अपना व्यवसाय कर सकें और उससे प्राप्त आमदनी से अपना खुद का और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना वर्ष 2013 से संचालित है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सर्वप्रथम इस योजना को 2013 में प्रारंभ किया गया था और 2013 से लेकर के आज तक यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का मकसद हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। चलिए हम आगे देखते हैं कि इस योजना को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों ये योजना बनाई गई, वह कौन से उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हम इस योजना के माध्यम से कार्य करेंगे। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना सबसे पहले उन महिलाओं को जो कि विकट विपरीत आपात परिस्थिति में हैं उनको सहायता प्रदान करने का यह कार्य करती है। पीड़ित महिला को पुनर्स्थापित करना, जैसा कि स्पष्ट है कि हमारी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसी महिलाओं को जो कि घर से विस्थापित हैं, जिनको घर से निकाल दिया है, जिनको परिवार का सहयोग नहीं है, उनको पुनर्स्थापित करके उनका रोजगार वगैरह स्थापित करके उनके लिए एक घर, परिवार और आर्थिक साधन की व्यवस्था करना। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। इस योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह ये है कि महिलाओं को हम स्वयं के रोजगार के लिए तैयार करते हैं, ताकि उन्हें कहीं अपने घर, परिवार, अपने गांव या अपना क्षेत्र जहां वो रहती हैं उसको छोड़ करके नौकरी के लिए कहीं दूर दराज इलाके में ना जाना पड़े। स्वयं का रोजगार होगा तो वह अपना खुद का रोजगार जहां भी रहेंगी वहां पर उसको प्रारंभ करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। स्पष्ट है कि यदि महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी, उसके पास कोई हुनर होगा, तो ऐसी स्थिति में महिला आत्मनिर्भर बनेगी और आत्मनिर्भर महिला समाज के विकास में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर बढ़ाना। स्पष्ट है साथियों कि जब महिला स्वरोजगार करेगी, पैसा कमाएगी, आर्थिक रूप से सशक्त होगी, तो उसकी सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आएगा, आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आएगा और शैक्षणिक स्थिति में बदलाव कैसे आएगा कि जब वो प्रशिक्षण के लिए जाएगी तो प्रशिक्षण जब प्राप्त करेगी तो वहाँ पर उसको ज्ञान प्राप्त होगा, शिक्षा प्राप्त होगी और उसी के साथ साथ उसको कौशल भी सिखाया जाएगा। और जब वे महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि वह अपने बच्चों को भी शैक्षणिक स्तर पर एक बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध करा सकें। विपत्तिग्रस्त, पीड़ित, असहाय, निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करना। और इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का जो उद्देश्य है वह है कि विपत्तिग्रस्त, पीड़ित, असहाय, निराश्रित महिला को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उनको मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करना। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना संचालित की है और यह योजना के बारे में मैं इसलिए आपको जानकारी देना चाहता हूं ताकि आप अपने घर, परिवार, समाज और अपने नज़दीकी क्षेत्र में जहां भी इसकी योजना के तहत पात्र महिलाएं हों उनको इसके बारे में जानकारी दें और वह
इस योजना के तहत में लाभ प्राप्त करके अपना और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना सके, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल करना है। साथियों, बात आती है कि कोई योजना बनाते हैं तो ये देखते हैं कि भाई उद्देश्य तो उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे जो हितग्राही है उस हितग्राही को लाभ क्या होगा, किस तरह से वो हितग्राही लाभान्वित होगा, अब मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस योजना के तहत जो भी पात्र महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को विपत्तिग्रस्त कठिन परिस्थिति में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नयन हेतु शासकीय अशासकीय संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। स्पष्ट है कि इस योजना के तहत में जो भी हमारी पात्र महिलाएं हैं उनको हम शासकीय यानी गवर्नमेंट द्वारा संचालित अथवा अन्य अशासकीय जिनको कि सरकार मान्यता प्रदान करे ऐसे संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये हमारा पहला मुख्य उद्देश्य है और मुख्य लाभ है कि महिलाओं को शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से कौशल उन्नयन का स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अब दूसरा हमारा लाभ है कि इस प्रशिक्षण में होने वाले 100% व्यय का वहन शासन द्वारा किया जाता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रशिक्षण में जो भी खर्च आता है वो सारा खर्च जो है वह सरकार स्वयं वहन करती है। महिला को इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है, कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा लाभ है इस योजना के अंतर्गत। यानी कि कोई भी पात्र महिला यदि इसमें चयन होता है और वह प्रशिक्षण के लिए किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय संस्थान में जाती है तो वह उस प्रशिक्षण में उसे किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना पड़ता। सारा खर्च कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी और पूरे प्रशिक्षण का खर्च सरकार उठाएगी। तो ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू है। फिर बात आती है कि हितग्राही को शासकीय संस्थान में तो हमने जो भी फीस वगैरह दे दी, अब उस हितग्राही महिला को और क्या आर्थिक लाभ मिलेगा? तो साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि शासकीय अथवा अशासकीय संस्थान में प्रशिक्षण का शुल्क अदा करने के बाद सरकार हितग्राही को 500 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करती है। यानी जिसको हमको कहना चाहिए पॉकेट मनी। पॉकेट मनी के लिए सरकार 500 रुपया प्रति महीना संबंधित हितग्राही को अलग से प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से हमारा इस योजना का मुख्य लाभ क्या हुआ? हमारा इस योजना का मुख्य लाभ ये हुआ कि हमारी ऐसी महिला जो कि कठिन परिस्थिति में विपत्तिग्रस्त है या जो भी हमारे क्राइटेरिया हैं जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसके तहत में वह आती है और उसका चयन इस योजना के अंतर्गत होता है, तो उसको जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें सारा खर्चा सरकार वहन करेगी और हितग्राही को 500 रुपये प्रति महीना पृथक से उसको पॉकेट खर्च के लिए दिया जाएगा। यानी हितग्राही महिला को किसी भी प्रकार के किसी भी व्यय या फीस या शुल्क के रूप में कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि पात्र महिलाओं को शासकीय और अशासकीय संस्थानों से मुफ्त प्रशिक्षण मिलता है और सरकार उन्हें 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति भी देती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो मैं बार बार एक शब्द कह रहा था आपसे, हितग्राही शब्द, कि आखिर इसमें हितग्राही महिला कौन सी होगी। तो राज्य शासन द्वारा कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। इन क्राइटेरियाओं के तहत में जो महिला आती है वह हमारी पात्र हितग्राही महिला कहलाएगी और उसी पात्र हितग्राही महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। स्पष्ट है कि सभी महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ की पात्रता नहीं है। उसके लिए एक लक्ष्य समूह है, एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में जो भी महिलाएं आएंगी उन महिलाओं को हम इस योजना के तहत लाभान्वित करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा लक्ष्य समूह कौन से है, हमारी कैटेगरी कौन सी है जिसमें यदि कोई महिला आती है तो वह हमारी हितग्राही कहलाएगी। पहला है बलात्कार से पीड़ित कोई भी महिला या बालिका।
कोई भी महिला या बालिका यदि रेप विक्टिम है, बलात्कार से पीड़ित है, तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। दुर्व्यापार से बचाई गई महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो, यानी कि जो दुर्व्यापार है या देह व्यापार है, उसमें जो संलग्न महिलाएं हैं वह यदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता है। ऐसी महिलाएं या बालिकाएं जो एसिड अटैक विक्टिम हैं, जिनके ऊपर कभी किन्हीं परिस्थिति में एसिड अटैक हुआ हो, ऐसी महिलाओं या बालिकाओं को भी इस योजना के अंतर्गत पात्र माना गया है। जेल से रिहा महिलाएं, हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई कारणों से महिलाओं को ना चाहते हुए भी जेल की सज़ा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जब कोई भी महिला जेल से रिहा होकर के आती है तो हम ये देखते हैं कि समाज में, उसके परिवार में, यदि वो शादीशुदा है तो उसके ससुराल में, उसके मायके में, कहीं भी कोई भी उसको आश्रय देने के लिए तैयार नहीं होता। उसके सामने एक बड़ा संकट होता है कि वह किस तरह से अपना जीवन यापन करे। ऐसी परिस्थिति में जो भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को इस योजना के तहत में पात्रता है प्रशिक्षण प्राप्त करने की। और साथियों, जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा कि यदि कुछ महिलाएं जेल में किन्हीं कारणों से सज़ा प्राप्त कर रही हैं, यदि उनका समूह 5 या 5 से अधिक महिलाएं जेल में रह कर के प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं, तो उस स्थिति में हम उनको जेल के अंदर रहते हुए भी इस योजना के तहत में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और पूर्व में भी किए गए हैं। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि और कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा सकता है। परित्यक्ता, जिसको कि पति ने छोड़ दिया हो, तलाकशुदा, जिसका कि डाइवोर्स हो गया हो, विधवा, और अनाथ महिलाएं या बालिकाएं। अनाथ कोई बालिका है 18 साल से बड़ी उम्र की, या कोई महिला है जिसका कोई भी नहीं है और जो गरीबी रेखा से जीवन यापन करती हो, यानी इसके लिए ज़रूरी है कि वह बीपीएल में आती हो। यदि कोई परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा अथवा अनाथ महिला या बालिका जो है वह बीपीएल श्रेणी में आती है तो इस योजना के अंतर्गत वह पात्रता रखती है। शासकीय एवं अशासकीय जो संस्थान हैं, जैसे कि नारी निकेतन, आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह, शॉर्ट स्टेट होम, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हों, उसमें निवासरत यदि महिलाएं हैं तो ऐसी निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका या महिला को या इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता है। मैं पुनः आपको बता दूं, शासकीय एवं अशासकीय नारी निकेतन, जिनको कि राज्य शासन या केंद्र शासन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें वह निवास कर रही हैं। आश्रय गृह में निवास कर रही हैं, बालिका गृह में निवास कर रही है, अनुरक्षण गृह है, शॉर्ट स्टेट होम है, आदि गृह में यदि कोई महिला निवास कर रही है तो ऐसी महिलाओं और बालिकाओं को भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता है। दहेज प्रताड़ित कोई महिला है उसको, या जिसको अग्नि पीड़ित महिला, यानी कि ससुराल वालों ने उसको जलाने की कर मारने की कोशिश की है, उसके साथ इस तरह का कोई भी कृत्य किया है, तो ऐसी महिलाएं भी हमारे इस योजना के तहत में पात्रता रखती हैं। इसके अलावा शक्ति सदन यानी सुधार गृह, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी हमारे शक्ति सदन चलाए जा रहे हैं, केंद्रीय सरकार के द्वारा जो भी हमारे सुधार गृह चलाए जा रहे हैं, उसमें जो महिलाएं निवास करती हैं उनको भी इस योजना के तहत में पात्रता है लाभ प्राप्त करने की। सजायाफ्ता महिलाओं को जेल में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि कुछ महिलाएं जेल में हैं और वह 5 या 5 से अधिक का ग्रुप जेल में रह कर के प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो वहाँ पर भी यह प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना उन महिलाओं को लाभ देती है जो बलात्कार, दुर्व्यापार, एसिड अटैक, जेल से रिहा, परित्यक्ता, विधवा, अनाथ या दहेज पीड़ित हैं और बीपीएल श्रेणी में आती हैं। चलिए, हमने देख लिया कि हमारा लक्ष्य समूह कौन सा है। अब लक्ष्य समूह के बाद
बात आती है कि पात्रता के लिए हमारी क्या क्या शर्तें हैं। पात्रता के लिए हमारी जो शर्तें हैं वह है हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीड़ित विक्टिम की श्रेणी में आता हो। यानी कि जो हमने अभी बताई हैं आपको श्रेणियाँ, उसमें यदि कोई हितग्राही आता है तो उसको इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे यापन करता हो। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि लक्ष्य समूह में जो हमने दिए थे उसमें उसका परिवार महिला का या बालिका का या घर का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, यानी बीपीएल कार्डधारी है, तो उसको पात्रता है। लेकिन मानसिक रूप से यदि कोई विक्षिप्त महिला है तो उसको इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। ठीक है। सामान्य महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो, यानी 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम सामान्यतः महिला की उम्र निर्धारित की गई है। लेकिन छूट दी गई है कुछ लोगों को, जैसे कि विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग श्रेणी की महिला है, तो उस स्थिति में उसको 45 वर्ष के स्थान पर 50 वर्ष तक इस योजना के तहत में लाभ प्राप्त करने की पात्रता बनती है, यानी वह लाभ प्राप्त कर सकती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का होना अनिवार्य है। अब बात यह आती है कि चलिए महिला की लक्ष्य निर्धारित हो गया, उसको पात्रता भी है, अब वो प्रशिक्षण किस तरह से प्राप्त करेगी? तो हमारी पहली शर्त क्या है कि वह जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको उस प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का होना अनिवार्य है। यानी कि यदि उसकी शैक्षणिक योग्यता है उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार उसको प्रशिक्षण कोर्स डिसाइड किया जाएगा कि इसको कौन सा कोर्स कराना है। आपका कहना है कि भाई जो महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं या निरक्षर हैं या किन्हीं कारणों से बहुत कम पढ़ पाई हैं, तो क्या उनको पात्रता रहेगी? हाँ, रहेगी। लेकिन उनके जो कोर्स होंगे वो उनकी शैक्षणिक स्थिति के आधार पर ही निर्धारित किए जाएंगे। कम पढ़ी लिखी, साक्षर, अनपढ़ महिलाओं के लिए उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिए जाएंगे। यानी कि महिला की लक्ष्य समूह में पात्रता होने के बाद में फिर ये देखा जाएगा कि उसका योग्यता क्या है और उस योग्यता के आधार पर उसके प्रशिक्षण का निर्णय किया जाएगा। और ये निर्णय कौन करेगा? यह निर्णय करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास वह इसके नोडल अधिकारी हैं और नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रदेश में एक समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष माननीय कलेक्टर रहते हैं और कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति यह निर्णय लेती है कि किस को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाना है। तो इस प्रकार से हम उस समिति के माध्यम से प्रशिक्षण की निर्णय लेते हैं कि किस तरह का प्रशिक्षण, किस अवधि का प्रशिक्षण और किस संस्थान से किया जाएगा। इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय लेता है जिला स्तर पर जो समिति गठित है, जिसमें कलेक्टर, संबंधित जिले के कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास उसके सचिव होते हैं और अन्य सदस्य भी होते हैं। उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस महिला को किस तरह के प्रशिक्षण की पात्रता है और उसको किस संस्थान के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पात्रता की श्रेणी के लिए हमने जैसे भी बात की थी कि लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। ये तो मैंने आपको पहले बताया ही था कि यदि बीपीएल कार्डधारी है तो उनको पात्रता रहेगी, किंतु राज्य शासन ने इसमें कुछ हितग्राहियों को, कुछ कैटेगरी के हितग्राहियों को छूट प्रदान की है। वो किन किन को की है मैं बता रहा हूँ आपको कि दहेज पीड़ित महिलाएं हैं, अग्नि पीड़ित महिलाएं हैं, बलात्कार से पीड़ित है, एसिड अटैक विक्टिम है, बाल विवाह से पीड़िता है, सजायाफ्ता महिला है, जेल से रिहा महिला है, नारी निकेतन, शॉर्ट स्टे होम, शासकीय विभागीय मान्यता प्राप्त आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि में रहने वाली यदि कोई महिला है
तो उसके लिए बीपीएल कार्डधारी होना अनिवार्य नहीं है। यानी बिना बीपीएल कार्ड के भी उनको इस योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा और उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो स्पष्ट है कि इसमें जो दो कैटेगरी हैं कि या तो कुछ जो लक्ष्य समूह है वो हमारा बीपीएल कार्डधारी होगा, लेकिन कुछ जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि बीपीएल कार्डधारी होना आवश्यक नहीं है। पुनः एक बार मैं दोहरा देता हूं आपको किस किस के लिए आवश्यक नहीं है। वह है दहेज पीड़ित, अग्नि पीड़ित, बलात्कार एवं एसिड अटैक विक्टिम, बाल विवाह पीड़िता, सजा याफ्ता, जेल से रिहा महिला, नारी निकेतन, शॉर्ट स्टे होम, शासकीय विभागीय मान्यता प्राप्त आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि में रहने वाली महिलाएं इस बीपीएल श्रेणी से मुक्त रहेंगी। यानी उनको बीपीएल कार्ड की आवश्यकता नहीं है, उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि पात्रता किसको है और उनको किस तरह से उनका चयन किया जाएगा और किस तरह से उनको इस प्रशिक्षण का इस योजना में लाभ दिया जाएगा। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि इस योजना के लिए पात्रता बीपीएल कार्डधारी महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दहेज पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम और जेल से रिहा महिलाओं को भी यह लाभ मिलता है। अब बात यह आती है कि शासन ने कुछ कोर्सेज निर्धारित किए और यह सारे कोर्सेज इस विचारधारा पर निर्धारित किए हैं जिनको करने के बाद कोई भी महिला सीधे स्वयं का अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सकती है अथवा उनको कहीं सीधे अपने नज़दीक में कहीं भी उनको अच्छा नौकरी मिल सकती है और उससे वह अपना और अपने परिवार का आर्थिक उपार्जन करके भरण पोषण कर सकती हैं। तो हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें कि हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं इस योजना के तहत में? तो नंबर 1 फार्मेसी का कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स है। नर्सिंग के कोर्स में यदि किसी का चयन होता है तो जो भी हमारे नर्सिंग शासन से मान्यता प्राप्त हमारे नर्सिंग कॉलेज हैं उन कॉलेजों में उसको पढ़ने का और उनको रहने का, खाने का, सारी फीस की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जाती है और उनका पूरा नर्सिंग कोर्स चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो या इससे अधिक का कोई कोर्स होगा तो उसको निरंतर एक बार स्वीकृति यदि इस योजना के तहत में मिल जाती है तो अगली बार से उसको फिर सारी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस महिला को निरंतर राज्य शासन के द्वारा पिछले अनुमोदन के आधार पर फीस और शुल्क का भुगतान संबंधित संस्थान को या जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास के माध्यम से कर दिया जाता है। तीसरा कोर्स है हमारा फिजियोथेरेपी, जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। यदि कोई महिला फिजियोथेरेपी में कोर्स करना चाहती है उसकी भी उसको पात्रता है। आया, दाई, बाढ़ परिचर यानी कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो उस स्थिति में वह आया, दाई, बाढ़ परिचर का कोर्स भी करके अपने नज़दीक के अस्पताल, अपने स्कूल इत्यादि में जा कर के जॉब कर सकती हैं। ब्यूटिशियन, ये आजकल चलने वाला बहुत ही एक ऐसा कोर्स है जो घर घर में रह कर के आराम से चलाया जा सकता है और जिसकी बहुत डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती चली आ रही है। यह कोर्स भी आप अच्छे से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स हैं जैसे कि कुकिंग का है या बैंकिंग का है। इन कोर्सों को भी करके आप जो है अपने आर्थिक उपार्जन के लिए प्रयास कर सकते हैं। ITI, पॉलीटेक्निक कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेट प्रोग्रामिंग एवं असिस्टेंट्स कोपा के माध्यम से, यानी कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक ज़िले में ITI होता है, पॉलीटेक्निक कोर्सेज होते हैं और कोपा के तहत कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग एवं असिस्टेंट कोर्स के अंतर्गत भी आप प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, बशर्ते कि आपके पास इसके स्तर का शैक्षणिक योग्यता हो। ठीक है। हॉस्पिटलिटी यानी कि नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल्स में और कई बार तो घरों में भी यदि आपको परिचर्या की आवश्यकता होती है लोगों को, आप इस कोर्स को करके बेहतर तरीके से आप अपने जीवन यापन कर सकते हैं। होटल और इवेंट मैनेजमेंट, जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं जो होटल मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट की पात्रता रखती हैं प्रवेश करने की, उनको शासकीय अथवा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय
होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। प्रयोगशाला सहायक, कुछ महिलाएं यदि साइंस से संबंधित उनकी एजुकेशन है तो वो प्रयोगशाला सहायक का कोर्स भी करके अपना आर्थिक उन्नयन कर सकती हैं। बीएड और डीएड सिर्फ शासकीय संस्थान से, यानी कि यदि कोई बालिका या महिला बीएड का कोर्स करना चाहती है या डीएड का कोर्स करना चाहती है तो इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह शासकीय संस्थान से ही इस कोर्स को कर सकती है। और इस कोर्स को करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा, नर्सिंग की तरह जितने भी साल की फीस रहेगी, जितने भी साल का कोर्स रहेगा, वो सारा का सारा पैसा, सारी की सारी फीस राज्य शासन के द्वारा आपको प्रदान की जाएगी, यानी कि उस संस्थान को प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से आपको यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रशिक्षण, यानी ये जो प्रशिक्षण दिए गए हैं, इसके अलावा कोई अलग हटके प्रशिक्षण यदि किसी जिले के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है या कोई ग्रुप कुछ इनसे हट करके कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए हों, या तो शासन निर्धारित करके दे कि भाई इस क्षेत्र में भी हम प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं, इस क्षेत्र के लिए भी यदि हितग्राही मिलते हैं तो हम प्रशिक्षण देंगे, अथवा यदि जिला स्तर पर कुछ विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए मांग आती है तो शासन स्तर पर स्वीकृति यदि उसके लिए प्राप्त हो जाती है तो उस तरह के प्रशिक्षण भी इस योजना के तहत में दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से साथियों मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह के, यानी कि 12 तरीके के कोर्सेज हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से अपने महिलाओं को करा सकते हैं, और वह सारे के सारे कोर्स इस तरह के हैं ताकि वो सभी के सभी उनके जीवन में उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उनके कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने और उनके शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से नाम पढ़ देता हूँ मैं आपको। इसमें है फार्मेसी का कोर्स, नर्सिंग का कोर्स, फिजियोथेरेपी, आया दाई बाढ़ परिचर का कोर्स, ब्यूटिशियन का कोर्स, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स जिसमें कुकिंग है, बैंकिंग है, आईटीआई पॉलिटेक्निक कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेट प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट कोपा के माध्यम से दिए जाने वाले कोर्स, हॉस्पिटैलिटी, होटल इवेंट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, बीएड डीएड के प्रशिक्षण, लेकिन केवल शासकीय संस्थानों के माध्यम से। अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं अथवा यदि हमारे क्षेत्र से मांग आती है और शासन उसकी स्वीकृति देती है तो उन प्रशिक्षणों को देने का भी इस योजना के तहत प्रावधान है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि इस योजना के तहत महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ब्यूटिशियन जैसे कई कोर्सेज प्रदान किए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। इन चीज़ों को समझने के बाद में आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर आवेदन कैसे करें और कहाँ पर करें। तो बहुत ही सिंपल है कि कोई भी महिला जो इस योजना के तहत में लाभ प्राप्त करना चाहती है वह अपने ज़िले के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में जिला कार्यक्रम अधिकारी, जो कि उसके अधिकारी होते हैं जिला स्तर के, उनके पास जाकर के स्वयं उपस्थित होकर के अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं अथवा डाक के द्वारा भी वह अपना आवेदन भेज सकती हैं। समझ में आया आपके? यानी कि प्रत्येक जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग का एक जिला कार्यक्रम अधिकारी का कार्यालय है। उस कार्यालय में कोई भी महिला जो इस योजना के तहत में लाभ प्राप्त करना चाहती है वह अपना आवेदन लिखित में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकती है अथवा यदि वह कहीं दूर है तो उस स्थिति में वह डाक के द्वारा भी अपना आवेदन भेज करके इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकती है। संपर्क कहाँ करें? जैसे कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम महिला एवं बाल विकास विभाग से हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। तो आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तर के कार्यालय, परियोजना स्तर के कार्यालय
हमारे पर्यवेक्षक अथवा प्रत्येक गांव में संचालित हमारी आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाकर या डाक के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि आपका चयन भी हो गया, आपको संस्थान का निर्धारण भी हो गया और आप ट्रेनिंग लेना आपने प्रारंभ कर दिया, तो राज्य सरकार किस तरह से इसका पेमेंट कैसे करेगी? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी समस्या तो वही है ना कि ये सारा काम तो कर लिया, लेकिन भुगतान कौन करेगा और कैसे करेगा, ये सुनिश्चित कैसे करें? क्योंकि जो महिला है, पात्र हितग्राही महिला, उसके पास तो पैसा है नहीं और उसके परिजनों के पास भी मान के चलिए पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पैसा कैसे भुगतान किया जाएगा, फीस कैसे भुगतान की जाएगी, वह मैं बताने जा रहा हूँ। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा योजना अंतर्गत संस्था एवं हितग्राही को किए जाने वाले समस्त भुगतान ई भुगतान के माध्यम से किए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं कोई व्यवधान ना आए, कहीं किसी पर कोई आक्षेप ना लगे, इसके लिए राज्य शासन के द्वारा एक निर्धारित किया गया है कि भाई सारे पेमेंट जो है ई पेमेंट के माध्यम से होंगे, यानी यहाँ से पैसा चलेगा और सीधा संबंधित संस्थान के पास के उस खाते में वह पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहीं किसी भी तीसरे हाथ में वह पैसा नहीं जाएगा। अब पेमेंट कैसे करेंगे? तो जो हमारी शासकीय संस्थान है उन संस्थानों के लिए तो सीधा सीधा कि संस्था को शुल्क एवं भुगतान उनके निर्धारित मापदंडों अनुसार किया जाएगा। यानी ITI है, पॉलीटेक्निक है, उनके जो कोर्स चल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, BEd कॉलेज हैं, MAd कॉलेज हैं, उनकी जो फीस है, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, उसमें जो निर्धारित है राज्य सरकार के द्वारा, उस राज्य सरकार के द्वारा जो संस्थान के द्वारा फीस निर्धारित की गई है, उस फीस का भुगतान किसको करेंगे? सीधे के सीधे उस संस्थान को ई पेमेंट के माध्यम से कौन करेगा? जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास। और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास को पेमेंट कौन करेगा? डायरेक्टेड महिला एवं बाल विकास भोपाल। यहाँ से हम सीधा बजट जारी करते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी को। जिला कार्यक्रम अधिकारी कलेक्टर के अनुशंसा प्राप्त करके, अनुमोदन प्राप्त करके सीधे संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर देगा। ठीक है। अब बात यह आती है कि फीस का भुगतान तो कर दिया, अब जो हमारी महिला हितग्राही है उसको 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल वहाँ रह कर के प्रशिक्षण प्राप्त करना है, तो उस स्थिति में उसका रहने का और उसका भोजन का व्यवस्था कौन करेगा? तो साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें संस्थान के फीस के अलावा हमारे आवास की व्यवस्था के लिए और हमारे भोजन की व्यवस्था के लिए भी जो भी खर्चा शासकीय संस्थानों में आएगा, उसका भुगतान भी राज्य शासन द्वारा इस योजना के तहत में किया जाएगा। यानी हितग्राही को न अपनी फीस का भुगतान करना है, न रहने का भुगतान करना है, न ही भोजन व्यवस्था का भुगतान करना है। सारा भुगतान राज्य सरकार करेगी, ताकि महिला निश्चिंत होकर के अच्छे से वह प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। लेकिन अशासकीय संस्थाओं के साथ में कुछ शर्तें हैं, जैसे कि संस्था को प्रवेश शुल्क एवं मासिक त्रैमासिक शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। शुल्क का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। पहली शर्त, अशासकीय संस्था यदि चयन होती है और उसमें वो महिला प्रशिक्षण प्राप्त करती है, तो पहली शर्त है कि शुल्क का भुगतान एक साथ राज्य शासन नहीं करेगी, किस्तों में उसका भुगतान किया जाएगा। अल्प अवधि में हितग्राही के ड्रॉप आउट होने की स्थिति में संस्था को शुल्क वापस करना होगा। जैसे कि किसी महिला ने किसी शासकीय संस्था में एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, कुछ समय बाद वो संस्थान बंद हो गया या वो कोर्स नहीं चला रहा, बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में यह बंधनकारी होगा उस अशासकीय संस्था के लिए कि उसने जो भी शुल्क प्राप्त किया है वह सरकार को वह सारा शुल्क वापस करे। ठीक है। तो वो शुल्क वापस करना पड़ेगा। प्रशिक्षण शुल्क की अंतिम किस्त का भुगतान हितग्राही के सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर दिया जाएगा। अब बात यह आती है कि जो भी अशासकीय संस्थाएं हैं उनको लास्ट वाली किस्त का भुगतान होगी जब हमारी हितग्राही महिला ट्रेनिंग प्राप्त कर लेगी। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जो भी परीक्षा होगी उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगी और उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद वह अपना प्रमाण पत्र दिखाएगी, बताएगी। उसी के बाद में उस संस्थान को अंतिम किस्त का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।
अशासकीय संस्था को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यह बिल्कुल सुनिश्चित है कि राज्य सरकार का निर्णय है कि हम यदि किसी अशासकीय संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग करा रहे हैं तो कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे। यदि कोई कोर्स आवासीय है तो भोजन एवं आवास हेतु संस्था को भुगतान किया जाएगा। यानी यहाँ भी शासकीय संस्थान की तरह आवासीय प्रशिक्षण होने की स्थिति में रहने का और खाने का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा संबंधित अशासकीय संस्थान को किया जाएगा। तो स्पष्ट है कि हमने दो कैटेगरी बनाई है कि हमारे शासकीय संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण और अशासकीय संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण। शासकीय संस्थान के माध्यम से यदि प्रशिक्षण होता है जैसे ITI, पॉलिटेक्निक या अन्य जो भी संस्थान है, तो उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के भुगतान में कोई भी परेशानी या कोई भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अशासकीय संस्थाएं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन शर्तों के तहत ही हम उस संस्थान को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान करेंगे। तो ये हमारे कुछ प्रशिक्षण जो हमने पूर्व में किए थे, ये उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि इस योजना में शासकीय संस्थानों को ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जबकि अशासकीय संस्थानों को कुछ शर्तों के तहत भुगतान मिलेगा। इसी के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी। लेकिन मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से कि आप इस प्रशिक्षण को समझने के बाद में, करने के बाद में कृपया करके आपके अपने नज़दीक क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में या आपके रिश्तेदार में, परिवार में कोई भी पात्र महिला हो तो कृपया करके उस तक यह योजना का मैसेज पहुंचाएं और उसको इस योजना के तहत में लाभान्वित कराने का प्रयास करें। और यदि वह महिला लाभान्वित होकर के अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है तो निश्चित आप धन्यवाद के पात्र होंगे और हमारी जो मेहनत है वह सार्थक होगी और राज्य सरकार के द्वारा जिस उद्देश्य को लेकर के यह योजना चलाई जा रही है उसका पूर्ति होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है आपके लिए। IGOT में जितने भी प्रशिक्षण हैं उन प्रशिक्षण के बाद में एक प्रश्नोत्तरी है। उस प्रश्नोत्तरी का मतलब है कि आपसे कुछ प्रश्न इस प्रशिक्षण से संबंध में पूछे जाएंगे, आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तर देने के बाद जब आप उन प्रश्नों का संतुष्टिपूर्वक उत्तर दे करके उत्तीर्ण होते हैं तो आपके लिए एक ऑटोमेटिकली IGOT पोर्टल से एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा और वह जनरेट आपकी जो शासकीय सेवा है उसमें आगे बहुत उपयोगी होगा, बहुत काम आएगा। तो इस प्रश्नोत्तरी को भी ज़रूर ध्यान से दें और आपके सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। हमने इस पाठ्यक्रम से सीखा। हमने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य और महत्व को समझा। हमने जाना कि यह योजना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। इस योजना से महिलाओं को कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार प्राप्ति के लाभ मिलेंगे। हमने समझा कि इस योजना से लाभ उठाने के लिए किस प्रकार की महिलाएं पात्र हैं। योजना के तहत लाभ पाने के लिए महिलाओं को क्या-क्या पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं, यह हमने जाना। इस योजना में महिलाओं को कौन-कौन से कौशल और प्रशिक्षण दिए जाएंगे, इस पर प्रकाश डाला गया। हमने जाना कि इस योजना में आवेदन कैसे करें और प्रक्रिया क्या है। हम समझ गए कि प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा और इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।